बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अपोजिशन का इत्तेहाद अभी तक ना बन पाया और तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि ईद उल फितर के बाद एहतजाजी तहरीक चलेगी। अगर इत्तेहाद ना बन सका तो एहतजाजी तहरीक कितनी मौसर होगी। दूसरी तरफ जो अमेरिका से उम्मीदें लगाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद बैठी थी कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे, वहाँ से भी अब PTI को मायूसी होने लगी है। ट्रंप मौजूदा हुकूमत से खुश है और मौजूदा हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं, जिसपे हुकूमत भी खुशी से निहाल नजर आती है। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी काबीना में तोसी कर दी है, नए चेहरे पुराने चेहरे काबीना में शामिल कर लिए गए हैं। क्या हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी? उसके साथ साथ अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? फिर PTI के अंदर के इख्तलाफात क्या वो ख़त्म हो पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि हर चंद रोज़ बाद किसी एक रहनुमा के ऊपर तनकीद होती है तो उसे पार्टी से अलग कर दिया जाता है। फिर इसी तरीके से शेर अब्दुल मरवत साहब जब से पार्टी से निकले हैं, वो तीर और निश्तर बरसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है उससे पूरी कौम को वाकिफ होना चाहिए। इन हालात में तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस क्या हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। साथ ही साथ जायजा लेंगे वफाकी काबीना में तोसी के हवाले से कलमबंदान सौंप दिए गए, अब वज़रा की कारकर्दगी और हुकूमत की कारकर्दगी भी एक सवालिया निशान होगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान और सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से फैज़ रहमान भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको अपनी काबीना में शामिल किया, काबीना में तोसी होगी, कलमदान आज सौंप दिए गए। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? अब कुछ बेहतरी हो पाएगी? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक बड़ा चैलेंज दे रही है हुकूमत को कि ईद के बाद हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। क्या आप समझते हैं हुकूमत के लिए टफ टाइम के वक्त आने वाले? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो भी काबीना में तोसी की है, आज पोर्टफोलियोज़ भी एलोकेट हो गए हैं। तो एक बात तो रोज़ रोशन की तरह आया हो गई है कि कोई जो एक परसेप्शन बनाई जा रही थी कि शायद एक जो है पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ डाला जा रहा है या गरीब आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो है एक फौज दर मौज लेकर आई जा रही है। तो आप ये देखें कि अगर आपके पास 35 या 36 डिवीज़न्स हैं और हर डिवीज़न में एक आपने फेडरल मिनिस्टर लगाना है और एक स्टेट मिनिस्टर लगाना है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप उन डिवीज़न्स को खाली छोड़ दें। और अगर किसी वजारत में कोई मिनिस्टर ना हो तो उस वजारत में उस मिनिस्टर का ऑफिस जो है, उसका डायरेक्टर जो है, उसका PSO जो है, वो सारा काम चल रहा होता है, लेकिन उस वजारत की इस्ताद कार मुतासिर हो रही होती है क्योंकि कप्तान मौजूद नहीं होता। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हर वजारत के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर और जहाँ देखा टेक्नोक्रेट वहाँ एक स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किया। तो इंशाल्लाह ताला ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन है कि काम काम और सिर्फ काम, वो आपको नज़र आएगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है कि वो जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी करते हैं अपनी टीम की भी और अपने मातहत ब्यूरोक्रेट्स की भी, तो इंशाल्लाह ताला जो वज़ीर परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बेहतरीन टीम का चुनाव किया है, ये सारे लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। जबकि जो आपका दूसरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद सड़कों पर आ रही है, तो मलिक साहब आप जानते ही हैं तहरीक इंसाफ सड़कों से घर कब गई थी। तहरीक इंसाफ तो जब से पैदा हुई है तब से सड़कों पर ही है और इनकी किस्मत में सड़कों पर रहना ही लिखा है। आप ये देखें कि पिछले 1 साल में इन्होंने 3 से 4 लॉन्ग मार्च किए। KPK में इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ परफॉर्म करने के बजाय वहाँ भी एहतजाज कर रहे होते हैं। और कभी KPK का वज़ीर आला मरकज़ पे चढ़ाई कर देते हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने एहतजाज के नाम पर 9 मई किया, रियासत पे हल्ला बोल दिया और अब कहते हैं कि जी कमीशन बना दें, हम तो थे ही नहीं। टॉप लीडरशिप, टॉप TR जो है वो आग लगा रही है शोधा की यादगारों को, GHQ पे हमले कर रही है और वो कहते हैं हम थे ही नहीं। अगर अब भी ये सड़कों पर आना चाहते हैं तो आ जाएँ। हमने तो इन्हें दावत दी थी कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई और नून लीग बहुत संजीदा थी कि एक सियासी जमात से सियासी जमात ही मुज़ाकरात करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो मकसद है वो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना है ही नहीं। वो जो खतूत जहाँ लिखती है वो चाहती है कि दोबारा हमें लाडला बना लिया जाए। लेकिन अब ऐसा जो है ये इमरान खान के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं आना कि उसे लाडला बनाया जाएगा। अगर उसे रिलीफ मिलेगा तो अदालतों से मिलेगा, और अगर वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, मुज़ाकराती कमेटी से खुद उठकर चली गई, तो ठीक है, सड़कों पर आने का शौक पूरा कर देख लें। पहले भी लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया था और इन्होंने पूरी KPK की मशीनरी, पूरी KPK के वसाइल, करोड़ों रुपए सरकार का प्रोविंशियल हुकूमत का लगाने के बावजूद 5-7 हज़ार बंदा मुश्किल से लेकर आए थे। और उसके बाद वो लोग दिहाड़ी पर थे, वो भी अगले दूसरे दिन चले गए।
तो मैं चाहता हूं कि ये ऐसा काम बिल्कुल ना करें, हमारी हुकूमत चाहती है ऐसा काम ना करें, आकर बातचीत करें। लेकिन अगर इन्हें शौक है कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, हुकूमत कोई दब जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। ठीक है हुज़ैफा साहब, काबीना का चूंकि तस्करा हो रहा है, मैं ये भी जानना चाहेंगे हम कि काबीना में कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। चैलेंज क्या होंगे काबीना को, नई काबीना को? अगर हुकूमत को चैलेंजेस की अगर हम बात की जाए, मैशत एक बड़ा चैलेंज है, फिर IMF के साथ जो बातचीत चल रही है वो एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत रिलीफ देना चाहती है बिजली के बिलों में, लेकिन दूसरी तरफ IMF की तरफ से GST को जो है वो ख़त्म करने की तजवीज़ को मंजूर नहीं किया जा रहा। मैशत के लिहाज से जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाया जा सकेगा? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए हुकूमत को चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं और इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हम सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक कठिन आगे जो है वो मरहला मौजूद है। शहबाज साहब और शहबाज साहब की जो साबका काबीना थी, जो कि अभी भी मौजूदा कैबिनेट में वज़रा मौजूद हैं, इन लोगों ने 1 साल बड़ी मेहनत की है और अगर आप देखें तो मैक्रो इंडिकेटर्स आपके काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब जाहिर है शहबाज साहब की अव्वलीन तरजीह है बीइंग द प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून के एक रूह रवा होने के नाते कि अब आपके माइक्रो इंडिकेटर्स जो हैं उनको हमने ठीक करना है और हमारी अव्वलीन तरजीह है कि अब तक जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी है जो 2017 और फिर 18 के बाद पिसता चला गया है। 2022 में शहबाज साहब ने जो अच्छी पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई, ये 2023 में निगरान हुकूमत और 2024 में और अब 2025 में ये मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं ये उसी वजह से बेहतर हुए हैं। अब कोई डाउट नहीं है कि माइक्रो इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस ठीक होगी। माइक्रो इंडिकेटर्स जिनमें बिजली की कीमतें हैं, जिसमें अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, ये डायरेक्टली एक आम गरीब रेहड़ी बान को, एक आम जो है मुतवसत तबके को असर डालती हैं। तो इनके ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल मौजूद है। लेकिन चूंकि जाहिर है आपको पता है लास्ट ईयर जब हम हुकूमत में आए थे तो 4 से 5 अरब डॉलर पे हम रुके हुए थे हमारे रिजर्व्स। अब वो 15-18 अरब डॉलर पे हम चले गए। मैं वापस आता हूं, पैसे को अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारे रिजर्व बेहतर। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। फैज रहमान साहब, जैसे कि हुज़ैफा रहमान साहब बात कर रहे थे हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए अपोजिशन की तरफ से, लेकिन आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, मुल्क के आप सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को आप बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बारहा ये कहा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई पैगाम आ जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल सके। सदर ट्रंप का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने हुकूमत की तारीफ की। दूसरी तरफ स्टेट डिपार्टमेंट से जब पूछा गया, इमरान खान साहब के बारे में सवाल किया गया, उस पर किसी रद्दमल का इजहार नहीं किया गया। क्या हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि इमरान खान साहब की या PTI की जो उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी प्रेसिडेंट से, वो अब मांद होती पड़ रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नहीं, न सिर्फ ये कि मांग पड़ चुकी हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच थी ट्यूसडे को, और उसमें जिस तरह से, जिस अंदाज, देखिए ये कोई ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने एक वाइट हाउस से कॉल करके शुक्रिया अदा कर दिया प्राइम मिनिस्टर का, या किसी NSA ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने फोन कॉल करके कर दिया हो। ये पूरी दुनिया के सामने लिटरली इस वक्त जो है उनका जो वो खिताब हो रहा था, तो पूरी दुनिया और स्पेशली जितने भी डिसीजन मेकर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करता लॉबिंग पे, ताकि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इमेज मिले इस पूरे मामले में, खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से, कि देखिए ना हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे बकौल दुश्मनान दीन जो है, वो मुसलसल हमारे पर यही लेबल चश्मा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का, मैं इसके गलत और सही होने पर नहीं जा रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्या पोजीशन है या हम उनको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, लेकिन एक सदर अमेरिका का इस तरह से आके वाज़े अल्फाज में, अच्छा फिर ये सदर नहीं है यहाँ पर, उनकी पार्टी और उनकी कैबिनेट तो उनको एक किंग के तौर पर करती है। फिर आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने ये बात की, उसके बाद यके बाद दीगरे जितने भी उनके अहम इम्पोर्टेंट जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सब ने वही राग अलापना शुरू कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट जैसे आपने जिक्र किया, फिर NSA की फॉलो अप कॉल। तो ये मेरी दानिस्त में ये एक गैर मामूली लीज ऑफ लाइफ है मौजूदा हुकूमत के लिए, गैर मामूली
एक्स्ट्रा लीज ऑफ लाइफ। अब ये वहाँ कैसे इसको मैनेज करते हैं, हमारे अपने पॉलिसी साज लोग, हमारे अपने हुक्मरान और जो जो लोग वहाँ मैटर करते हैं, अगर वो इस ओपनिंग को अगर सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत खुशगवार दौर का आगाज हो सकता है और बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी बातों पर आपको रिलीफ मिल सकता है जो कि अमूमन हमको नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर मलिक साहब, अभी जो एक रॉयटर्स की स्टोरी है कि पाकिस्तान को वीजा बैन करने वाली ममालिक की लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल किया गया है, अभी वो ना पब्लिक हुई है और ना उस पर कोई अभी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। 12 मार्च को फैसला होगा। लेकिन देखिए वो भी एक अहम मामला है कि पाकिस्तानियों को ये जो एक सिलसिला जुम्बानी शुरू हुआ है ट्रंप इंतजामिया के साथ, तो वहां पर भी पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखिए जाहिर है कि इनको जो यहाँ जो एक फैन क्लब है अमेरिका में या उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए इंतहाई मायूसी का वक्त है, क्योंकि वो तमाम पैसा, वक्त और जराए जो उन्होंने यहाँ लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किए थे, वो अब मैं समझता हूँ कि ज़ाय हो चुके हैं, सिवाय इसके कि कुछ हलकों में ज़रूर थोड़ी बहुत जुम्बिश हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ आपको कोई इम्पैक्ट ना नज़र आया है और ना आने वाले दिनों में नज़र आएगा। बल्कि जो एक वाहिद कांग्रेसमैन जो लुइस, बड़े प्रो इंडिया, प्रो इजराइल और बड़े एंटी रशिया हैं और ट्रंप इंतजामिया में उनका कोई ऐसा खास इस वक्त मुकाम है भी नहीं, वो भी अब काफी हद तक खामोश हो गए। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन वो कोई ना कोई ट्वीट कर रहे थे। आपने देखा कि रिचर्ड गर्नेल जो है वो तो टोटली बिल्कुल मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हैं। तो ये अब हम सब के लिए, देखिए हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पहली बात तो ये कि जाहिर है कि हम हर दोनों सूरतों में हमने उम्मीदें ट्रंप साहब से और अमेरिका से ही लगा रखी थी। जो अपोजिशन है वही चाहती थी कि इमरान खान को रिलीफ मिले और हुकूमत ये चाहती थी और चाहती है कि ट्रंप उनकी सपोर्ट करें ताकि उनकी लीज ऑफ लाइफ बढ़े। तो ये एक खुददार कौम के तौर पर ये एक बहरहाल एक सोचने का मुकाम है कि क्या हम वाकई इसी रास्ते पर आंदा चलते रहेंगे या हमें ये जो ओपनिंग्स मिल रही हैं दुनिया के एक वर्ल्ड स्टेज पे, इसको इस्तेमाल करते हुए हम खुद अपने पांव पर कुछ खड़े रहकर कुछ ऐसे फैसले करें कि हमें आइंदा इन इक़दामात की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। फैज़ रहमान साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं इस ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू उस तरह से आगे बढ़ाएंगे और ख़ासतौर पे ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, अफ़गानिस्तान उसमें एक बड़ा अहम इशू होगा। क्या इस पर पाकिस्तान कोई अपना कोई बेहतर किरदार अदा कर पाएगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मुज़फ़्फ़र इमान साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 12 उनकी तारीफ भी कर चुके, लेकिन कुछ दूरियां हमें नज़र आती हैं आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन। आपको लगता है या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई राब्ते किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताकि ये जो एक दूसरे के खिलाफ अभी बयानबाजी शुरू हो चुकी है इसमें कमी आए और हुकूमत के लिए कोई उनके इत्तेहादियों की तरफ से कोई चैलेंज ना हो? जी शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की सबसे अहम और सबसे बड़ी इत्तेहादी है। ठीक। और पीपल्स पार्टी के साथ मैं समझता हूँ कि अब तक मुस्लिम लीग नून के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बतौर एक एलाई एक मिसाली ताल्लुकात हैं। और जिस किस्म की बातें मीडिया पर गर्दिश करती हैं तो पीपल्स पार्टी सिस्टम की एक मेजर स्टेक होल्डर है नून लीग के बाद। सदर पाकिस्तान उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका है, गवर्नर्स उनके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे पिटी इश्यूज़ हैं जो कि शायद PMLN के लिए पिटी हों, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम हों, या कुछ इश्यूज़ ऐसे हों जो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मामूली हों लेकिन नून लीग के लिए बड़े इश्यूज़ हों। उन पर कहीं ना कहीं इख्तलाफ आ जाता है और वो ज़रा सेकंड TR के दरमियान आता है। तो सेकंड TR जब अपनी राय देती है चेयरमैन बिलावल को या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, तो उस पर ज़ाहिर है दोनों आपस में बैठ जाते हैं और मसले मसाइल का हल निकल आता है। तो पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी जो मामलात हैं जहाँ पर इख्तलाफ होता है मेज़ पर बैठते हैं और उसका एक लॉजिकल एंड हो जाता है। और अब भी अगर कोई चीज़ ऐसी हसास हो भी गई तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब जब बैठेंगे तो सारे मामलात का हल निकल आएगा। और ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपको बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो रिकॉर्ड के ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकातें नज़र आ रही होती हैं, उससे हटकर प्रेसिडेंट के साथ PM का बहुत अच्छा ताल्लुक है, एक बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है और इनफॉर्मल डिस्कशन और गुफ्तगू चलती रहती है।
तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शायद कोई दरार पैदा हो रही है, बिल्कुल ऐसा ना होगा और ना ऐसा हम होने देंगे। जहाँ पर पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं या कोई उनकी सेकंड टीआर को कोई इश्यूज़ हैं पंजाब में या बाकी कोई मरकज़ में या कोई नहरों के मामलात हैं, ये सारे बहुत मामूली इश्यूज़ हैं। यानी अगर हल करने की तरफ अगर हम जाएँ तो ज़ाहिर अगर बड़ा बनाना चाहें तो मामूली इश्यूज़ ही बहुत बड़ी पहाड़ बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक इत्तेहादी है और अब हुकूमत के क़याम में उसका एक बड़ा किरदार है। तो पीपल्स पार्टी के आप हकीकत से इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और वज़रा की बयानबाजी स्टार्ट हो गई है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की अहमियत का बखूबी एहसास है और पीपल्स पार्टी को भी ये मालूम होना चाहिए और जो कि मालूम होगा कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ क्या क्या अच्छा किया है और किस तरीके से आइनी ओहदे उन्हें दिए और उसके रिवार्ड में उन्होंने वोट दिए। तो ये बहुत अच्छा ताल्लुक है, इंशाल्लाह चलेगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है जी। फैज़ रहमान साहब, ये जो ट्रैवल बैन की बातें की जा रही हैं पाकिस्तानियों के लिए कि ट्रैवल बैन लग सकता है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? दूसरा, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस पर डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि वहाँ पे जो असला है, असला को वहाँ से उन्हें निकालना है। तो पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान के जो हालात हैं उनको कंट्रोल करना क्या अमेरिका के लिए अकेले आसान होगा? जी बिल्कुल मलिक साहब, बहुत आपका ये उम्दा सवाल है और बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। जिस दिन बल्कि जिस वक्त ये ट्रम्प साहब ने ये ट्वीट किया था उसके फ़ौरन जवाब में मैंने ये कहा था कि एक ट्वीट किया था उसी के रिप्लाई करते हुए कि अब लगता है कि पाकिस्तान की एक और लॉटरी निकल आई है। और वही हुआ, आपने देखा कि जिस वक्त उन्होंने ये ट्वीट किया तो एक्चुअली ये जो शरीफुल्लाह पर बातचीत हो रही थी या वो मामला किसी हद तक मुकम्मल हो चुका था, ये गिरफ्तार हो चुका था और वो सारी चीज़ें बाद में सामने आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ट्वीट बहुत मानी खेज था। और देखिए उसमें उसके दो अहम पहलू हैं। एक तो ये कि जैसा कि खुद आपने फरमाया कि पाकिस्तान के बगैर लगता नहीं कि मुश्किल हो। उसकी पहली वजह तो ये है कि अमेरिका तालिबान को तस्लीम नहीं करता, उनसे बराह रास्त बात नहीं करता। दोहा के मुज़ाकरात एक अलग मामला है, लेकिन अब ये जो मामला है तो जाहिर है कि इनको अमेरिका को तालिबान से बात करने के लिए एक कंडुइट चाहिए, एक मीडियम चाहिए जो कि पाकिस्तान फराहम करेगा और कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर कोई बातचीत होती है और उसके नतीजे में ये वाकई ये तय पाता है कि वो सामान वापस आएगा तो सिवाय पाकिस्तान के कराची पोर्ट के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इतनी हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट और बड़े बड़े टैंक्स, जहाज, ट्रक्स वो एयरलिफ्ट को के यहाँ पहुंचाए जाएं, वो पाकिस्तान से ही होके गुजरेंगे। तो इन दोनों सूरत हाल में पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि एक री एंगेज करने का मौका मिला है, न सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी। जैसा मैंने इससे पहले अर्ज किया है कि वो इस ओपनिंग को, इस री एंगेजमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए हम लोगों को बड़ी स्टेट्समैनशिप दिखाने की ज़रूरत है। इस वक्त ट्रंप का जो पूरा दौर होगा, ये पूरे जो 4 साल होंगे, ये बिल्कुल 100% ट्रांजैक्शनल होगा। ये हम लोग भूल जाएं, और खैर पहले ही भूल जाना चाहिए था कि कौमों की दोस्तियां नहीं होती, उनके मफादात होते हैं आपस में। बड़ा एक मशहूर सिफारती जुमला है। तो ये जो मफादात हैं, हम एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं? अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है और बहुत दिनों तक रहने का इम्कान है। तो हम क्या इससे फायदे हासिल कर सकते हैं कौम के लिए, बच्चों के लिए, हमारे आइंदा आने वाले नस्लों के लिए? तो इन बात के फैसले आज होने हैं और ये बड़ी ही लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगी। देखिए आज सिर्फ ये समझना है कि हम अपना इख्तिदार बचा लें या किसी को गिरा दें या किसी को उठा लें, इससे अब कुछ नहीं नतीजा निकलने वाला। इमरान खान साहब को भी एक क्लियर मैसेज मिल गया है यहाँ से कि अब उनकी क्या सिचुएशन है। उनको और उनकी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि वो बातें करें जिससे कि कौम का मफाद आगे बढ़े, और जितने भी जो वक्त है थोड़ा सब्र सुकून से काम लें और जो बुनियादी चीज़ें हैं पाकिस्तान की उसको हिलाने के बजाय उसको मुस्तहकम करने का वक्त है। ये बहुत बड़ा इस वक्त देखिए, इस वक्त पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है। यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है। टर्की जो आपका इतना अहम इत्तेहादी है, अब यूरोप तुर्की की तरफ देख रहा है अपने डिफेंस के लिए। अभी जो नेटो की मीटिंग हुई है आज, उसमें तुर्की उर्दवान साहब ने शिरकत की और बड़ी अहम मीटिंग थी वो। तो इवन जो आपके साथ जो तुर्की के मामलात हैं वो बहुत अहम होने जा रहे हैं,
फिर सऊदी अरब में के देखिए कि अमेरिका से उसका जबरदस्त एक अलाइनमेंट है, वो आपका एक बहुत करीबी साथी है, आपका करीबी इत्तेहादी है, आपका एक सपोर्टर है। तो ये तमाम चीजें इस तरह से नजर आ रही हैं पाकिस्तान के लिए कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। और इसमें कोई मुबालगा आ रहा है नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि मैं कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में बात कर रहा हूं। मैं ये 100% जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वाशिंगटन में बैठ के आप देख सकते हैं, उससे पूरा अंदाजा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले और ये तमाम मामला को समझा और यहाँ एक्सट्रीम इफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस का मुजाहरा किया, तो बहुत बहुत कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। ट्रैवल बैन के वाले से जो खबरें हैं फैज साहब, ये देखिए, अच्छा ट्रैवल बैन का मैंने इससे पहले अर्ज किया कि ये अभी एक रॉयटर्स की स्टोरी है, उसमें कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं आई। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चाहते हैं कि बैन लगाया जाए, लेकिन देखिए जो बेसिक उसका जो एक प्रेमिस है मलिक साहब, वो ये है कि वो ममालिक जहां पर के सही जांच पड़ताल छानबीन नहीं होती वीजा प्रोसेस के लिए, लोगों को सही तौर पर उनको यानी वो उनके जो बैकग्राउंड्स को चेक नहीं किया जाता, वहां ये चीजें होंगी। अगर ये आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, अगर ये बेंचमार्क हो, तो दुनिया के 90% ममालिक इस फहरिस्त से निकल जाते हैं। यानी जितने भी गरीब ममालिक हैं, जाहिर है वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि 90% लोगों के वीजाज जो हैं वो बैन कर दे, क्योंकि वहां के जो मुकामी सिस्टम्स हैं, ये तो अमेरिका का अपना निजाम है जिस पर ये डिपेंड करता है कि भाई आपके वीजा ऑफिस जो हैं वो खुद कितनी जो है वो जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं। तो पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को इस पर भी रुखसत मिलने का बहुत ज्यादा इम्कान हो। फर्ज कीजिए अगर पाकिस्तान लिस्ट में आता भी है, तो इस वक्त जो आपकी जो एक कहना चाहिए कि एक जो कामराडरी या एक जो अच्छा माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल का भी पाकिस्तान के अवाम को फायदा होगा वीजा के हवाले से। ये मेरी अपनी एक पेशगोई है और इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। यहां पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, क्या आपको लगता है कि जो अमेरिका पाकिस्तान तल्लुकात हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, क्योंकि ट्रंप साहब की तरफ से या अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ, जिस पर हुकूमत बड़ी खुश है, आने वाले दिनों में कोई ऐसा ख़तरा नहीं है पाक अमेरिका तल्लुकात को कोई धचका पहुँचने का? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक तो ज़ियाउर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं वो मफादात बेस्ड होते हैं, और जिस तरीके से अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया, स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दोबारा शुक्रिया अदा किया, तो वो ज़ाहिर है उनके मफाद को हमने वॉच किया। और पाकिस्तान अमेरिका का मैं समझता हूँ कि 77-78 साल से एक एलाई है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जिस तरीके से पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बगैर ज़ाहिर है अगर दुनिया उसको नहीं तस्लीम करेगी तो ज़ाहिर है उसके बगैर फिर बात पूरी नहीं हो सकेगी। अब बात जो आपने की है, मैं उसका मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात देखें पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं, और पाकिस्तान ये समझता है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स की हुकूमत हो या रिपब्लिकन की हो, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक मिसाली ताल्लुकात रखने हैं, और हुकूमतें बेशक आती जाती रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के साथ एक इत्तेहादी के तौर पर बहुत अच्छा चला है, और मुस्तकबिल में हम तवक्को करते हैं कि बायलैटरल रिलेशनशिप इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे चलेंगे। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे भी हमारा राब्ता बहाल हुआ। फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फैसल साहब, ईद के बाद तहरीक की तैयारियां, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से कई चैलेंजेस का सामना है। आपके बारे में भी कभी आप इमरान खान साहब के वकील होते हैं, कभी आप नहीं होते। फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी पीटीआई बरसती रहती है, पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहती हैं। इन हालात में हुकूमत के लिए आप कैसे बड़ा चैलेंज बन पाएंगे? सबसे पहली बात यह है सर कि मैं तो तहरीक इंसाफ का कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हूं नहीं, मैं तो वर्कर हूं इमरान खान का, और इमरान खान के साथ का ही वकील हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ईद के बाद तहरीक है, इसका मैनरिज्म और जो तारीख है वो तो मुतहदा अपोजिशन ने ही देना था। इमरान खान साहब का वो मैसेज जो मेरे जरिए बाहर आया था, जी, तो अभी तक तो वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन नहीं सका। वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा तो ही कोई आगे बात बनेगी, क्योंकि सोलो फ्लाइट्स का तो पीटीआई को नुकसान हुआ है। वो जितनी सोलो फ्लाइट्स वो करेंगे, पहले भी मार खाई है। 26 नवंबर को अपराइजिंग भी हुई, बंदे भी काफी लेके आ गई बीबी, और एक मैं समझता हूँ कि सॉलिड एफर्ट हुई, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हुई।
उसमें शहादतें भी हो गई, बंदे मिसिंग भी हो गए, जख्मी भी हो गए। तो अब लोकल जो पॉलिटिकल प्रेशर है जी जी वो तो उसी सूरत में क्रिएट होगा ना जब अपोजिशन इकट्ठी होगी, और अपोजिशन की दो बड़ी जमातें जेयूआई और पीटीआई वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी, क्योंकि हमने देखा कि जब असद कैसर के घर खाना हुआ, मुश्तरका लामिया हुआ, जी जी तो पीएम भागे भागे मौलाना फजल रहमान के घर चले गए, फिर जो है वो कॉन्फ्रेंस रोकी गई, आज एफआईए के नोटिस आ गए हैं सारी लीडरशिप को। तो इसका दबाव जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक तहरीक की सूरत बन नहीं पाएगी। ये एक पॉलिटिकल सिलसिला है और इसको पॉलिटिकली ही डील करना पड़ेगा। एज पर एज खान साहब के केसेस का ताल्लुक है, जी जी वो तो कोई कानूनी तौर पे सॉलिड केस है नहीं, वो तो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हैं और सियासी बुनियादों पे ही बनाए गए हैं। तो इसके लिए जो इत्तेहाद के लवाजमात हैं या सियासी अखलाकियात हैं, उसका तकाजा तो ये है कि पीटीआई बड़ी पार्टी है, तो इनकी जो अपोजिशन एंगेजमेंट कमेटी इस वक्त है, जी जी उनके जो मेंबरान हैं उनको अपना लहजा और अपना जो अप्रोच है उसको जो है वो रखना पड़ेगा, पॉलिटिकल रखना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि ये इत्तेहाद की सियासत और नसरुल्लाह साहब जैसे आप भी समझते हैं, मलिक साहब आप तो बहुत ज़्यादा कवर की है सियासत, सियासी जो मुतारिफ फरीक होते हैं उनके दरमियान जब इत्तेहाद होता है तो फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो डेलिकेसीज होती हैं, उनको ख्याल रखना पड़ता है। तो उसका जो लबो लहजा इस वक्त रात से मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों इस तरह का इख्तियार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की तरफ से। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं या वो समझते नहीं है सियासत को। तो ये कहना कि किसी का एहसान नहीं होगा, एहसान तो होगा सर, जब आपको ज़रूरत है और आपका एक पॉलिटिकल मुखालिफ जो है वो आके आपके साथ इत्तेहाद में बैठेगा। अब ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, आइन कानून और ये प्रिंसिपल बातें तो बिल्कुल दुरुस्त बातें अपनी जगह, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सियासत, अमली सियासत और चीज़ है, और इमरान खान को इस वक्त बाहर निकालने की ज़रूरत है, वरना पीटीआई के जितने मौजूदा और साबिक सियासी लीडरशिप है वो इस बात समझ ले कि इमरान खान के बगैर वो 0/0 हैं। जब तक इमरान खान नहीं आएंगे उनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो साहब, आप मुकदमात में रहेंगे, मुशावरत आपकी रहेगी या बिल्कुल आप अलग हो जाएंगे? आप इमरान खान साहब के मुकदमात के और बारे जी में एक मुकदमा है उस पर, वो पॉलिटिकल लोगों का है, वो उन्होंने कल इनके और कोई बात नहीं थी तो मुझे मौजूद बहस बना दिया काम का, होना की ज़रूरत नहीं थी। वो एक मुकदमा है, जिस मर्जी को दें, वो तो क्लाइंट का प्रिविलेज होता है। और बुशरा बीबी का वो का कोई प्रोफेशनल वकील दे दें या लीगल कमेटी में से किसी को दिया है या तो बाकी किसी वकील को दे देते हैं ना। तो आपकी तरफ से कानूनी ये मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा इमरान खान साहब के साथ? जी अभी तक तो जहाँ जब तक वो कहेंगे जी मैं वहाँ पे हूँ, और नहीं भी कहेंगे ना हो, तो फिर मैं तो देखिए मेरा इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक जो है वो कोई इस किस्म का थोड़ी है। वो उन्होंने मुझे बुलाया, मेहरबानी की हमेशा, अल्लाह के बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, इज्जत भी दी है। तो मैं जो बन पड़ा उनके साथ मैंने किया भी है और मैं आगे भी करता रहूँगा। कोई और जो है वो भी आके करे तो अच्छी बात है। वो जेल में हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, बीबी की भी तकलीफ़ें हैं, उनको सामने रखना चाहिए। और जेल में जब कोई हो तो गिले नामे का टाइम थोड़ी होता है। क्या वो ये तो खबर जो सब, ठीक क्या है ये अगर खबर वो दुरुस्त है कि आपने कभी उनको चार्ज नहीं किया, कभी फीस वसूल नहीं की, कोई ऐसी है? हाँ जी, मैंने 1 टका भी नहीं लिया कभी उनसे। बहुत शुक्रिया। फैसल जोशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुज़ैफर रहमान साहब और फैज़ रहमान साहब, मैं दोनों से वाइंड अप चाहूँगा। मैं ये बताइएगा कि ये जो बातचीत हो रही थी पीटीआई और हुकूमत, जो इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान किधर जाएंगे? हुज़ैफर रहमान साहब देखें जी, मलिक साहब आप जानते हैं मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सियासी वेट रखते हैं और बड़ी उनकी एक बसीरत है सियासी। तो मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ से ऑलरेडी डसे हुए हैं और ख़ुद वो चूँकि दीनी बैकग्राउंड भी रखते हैं और फरमान है कि मोमिन जो है एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है कोई भी बाइज़्ज़त आदमी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकता। तो मौलाना फजल रहमान को इस बात का एहसास है। तो जो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान से तो इत्तेहाद कायम कर लेंगे और मौलाना फजल रहमान की जो स्ट्रीट पावर है उससे इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान को ज़रूर पता है कि मेरी इज़्ज़त इमरान खान के साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब
जितना भी ज़हर हुकूमत के अगेंस्ट चले जाएं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठेंगे। जी फैज़ रहमान साहब, आप पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, आपको लगता है कोई अपोजिशन का इत्तेहाद बन पाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो, और मैं समझता हूँ फैसल चौधरी साहब ने देखिए दो बातें बहुत समझदारी की हैं। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी होगा वो सियासी अंदाज से अंदरूने मुल्क ही होगा, और वहीं जो भी आप करेंगे सियासी इत्तेहाद बनाएंगे उसी तरह से बात आगे बढ़ सकती है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये सोलो फ्लाइट्स जो है ना, और ये जो बाहर जाके आप जो सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनसे भी आपको कोई फायदा नहीं होना। आप बात करें, और उनका गालिबन इशारा सलमान राजा साहब की तरफ था, जो उन्होंने बातें की हैं अभी JUI की तरफ, उसी की तरफ उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो आप मिलते हैं, जाते हैं, तारीफें करते हैं, कदमों में बैठते हैं मौलाना साहब के जाके, और फिर अचानक कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जिससे कि वो पूरा मामला धड़ाम से गिर पड़ता है। तो ये जो नीमे दरूं नीमे बरूं वाली बात जो है, आधे अंदर हैं आप आधे बाहर हैं, ऐसी ये बात चलने वाली नहीं है। और इसका ज़ाहिर है लामहला बरह रास्त नुकसान जो है इमरान खान साहब को हो रहा है, उनकी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, और उनकी तकालीफ का बहाना बना के न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क लोग जो हैं पैसा बना रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, और लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फैज़ रहमान साहब, हुज़ैफ़ा रहमान साहब, फैज़ चौधरी साहब, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम में आपके सामने काबीना की जो तोसी है उसकी कुछ चीज़ें ज़रा सामने रख दें। वज़ीर-ए-आज़म ने इस काबीना में तोसी करते हुए अपने जो मुआवनी खुसूसी बनाए, अपनी इस ख़ास टीम को वज़ीर-ए-आज़म ने अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। सैयद तौक़ीर हुसैन शाह साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट, वज़ीर-ए-आज़म का उन्हें मशीर बनाया गया है। वो तमाम ब्यूरोक्रेसी के मामला देखेंगे, क्योंकि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी परफॉर्मेंस में सैयद तौक़ीर शाह साहब का एक बड़ा हाथ था। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया पंजाब हुकूमत में। शहबाज स्पीड को जो मकाम हासिल हुआ, जो नाम मिला शहबाज शरीफ साहब को, उसमें तौक़ीर शाह साहब का भी बड़ा हाथ है। फिर उनके साथ हुज़ैफ़ा रहमान, उनके एक काबिल एतमाद यंग नौजवान हैं, वो भी उनके मामले खुसूसी। उसके साथ साथ तल्ला बरकी जो वज़ीर-ए-आज़म का हल्का देखते हैं, जहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन जीते हैं, उस पूरे हल्के के अवाम के साथ रब्ता तला बरकी बड़े अरसे से शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मामले खुसूसी बनाया गया। पेट्रोलियम की वजारत अली परवेज़ साहब को दी गई है। परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं, पुराने सियासतदान हैं। तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद से रुकन असम्बली, उनको पार्लिमानी अमूर दिया गया है। जबकि एक नौजवान अब्दुर्रहमान कांजू, जिन्हें पावर सेक्टर का वफाकी वज़ीर मुमलिकत बनाया गया है। अब्दुर्रहमान कांजू बल्दियाती सियासत से मैदान में उतरे, MNA मुंतखब हुए, फिर MNA मुंतखब हुए, नौजवान भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म के काबिल एतमाद साथियों में भी हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद भर्त वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास तौर पे एक नौजवान रुकन असम्बली भी हैं, वज़ीर मुमलिकत भी हैं। उन्हें नेशनल हेल्थ सर्विसेज उनका महकमा उनके हवाले किया गया। तलाल चौधरी मीडिया के महाज पर भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास तौर पर बड़ा अहम उन्होंने किरदार अदा किया। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उन्हें भी वज़ीर मुमलिकत बलाए दाखिला व नारकोटिक्स मुंतकिल जो मुकर्रर किया गया है। मलक रशीद अहमद ख़ान साहब कसूर से वज़ीर-ए-आज़म के पुराने सियासी कारकुन शुमार किए जाते हैं, उन्हें भी वजारत में जो है अहम ओहदा दिया गया है। इस लिहाज से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि मानसेरा से वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर होंगे मजहबी अमूर के हवाले से, जबकि रज़ा हयात हराज डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से वज़ीर होंगे। गोया ये टीम जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म सामने लेकर आए हैं, इनसे बहुत से वो लोग हैं जिनके साथ शहबाज शरीफ साहब माजी में भी काम कर चुके हैं, और ये वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीद है या हुकूमतों को रखे हुए है कि जो मौजूदा हालात हैं मुल्क की मैशत की बेहतरी के हवाले से, अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, और इदारों की जो परफॉर्मेंस और जो इदारों की इस वक्त ख़ास तौर पे इदारों की तंजीम नौ की बात होती है, उस पर अहम किरदार अदा करेंगे। ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।